जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 की यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम की एनसीईआरटी बुक की एक पार्ट जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर। दोस्तों, इसी पार्ट को हम लोग आज बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे, यानी कि इसी वीडियो में हम लोग एक पार्ट पूरा ख़त्म करेंगे, वो भी सिद्धांत, कंसेप्ट और पूरे विस्तार से। दोस्तों, अभी आपके पास पूरा एक साल टाइम है, क्योंकि आपकी परीक्षा 2023 में होगी। अगर आप बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, कितना ही विस्तार से पढ़ेंगे, तो भी आप आसानी से पढ़ सकते हैं। दोस्तों, ये आपको बहुत ज़रूरी है कि किसी सवाल को आप कितने विस्तार से जानते हैं, क्योंकि अगर आप इस सवाल को एकदम जानते हैं विस्तार से तो आप उस सवाल को नहीं भूलेंगे, किसी प्रकार से लगा लेंगे। और अगर उसी प्रकार का अगर दूसरा सवाल भी रहेगा तो आप आसानी से हल कर पाएंगे। इसलिए किसी सवाल को पढ़ने से पहले उसके बारे में उसका सिद्धांत सीखना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए हम लोग इस पाठ के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा और इसके जो सिद्धांत हैं उसको सबसे पहले सीखेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हमने लिया है कि प्राकृत संख्याएं किसे कहते हैं, यानी कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। दोस्तों, शून्य को छोड़कर सभी गिनती या संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती है। यानी कि अगर 1, 2, 3, 4, 5, 6 आगे जितना भी होगा, लाख, 1.5 लाख, सभी क्या कहलाएंगी? प्राकृत संख्या। लेकिन प्राकृत संख्या में जीरो नहीं होता है। अब दोस्तों, अगला है पूर्ण संख्याएं, यानी कि पूर्ण संख्या क्या होती है। दोस्तों, हमने लिखा है कि शून्य सहित सभी संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं। यानी कि इसमें क्या था कि इसमें एक जीरो नहीं था, इसलिए ये अपूर्ण था। पूर्ण संख्याएं में क्या होता है? जीरो भी होता है, इसलिए पूरा लगता है। यानी कि अगर इसमें जीरो आ गया, अब देखिए अच्छा लग रहा है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस प्रकार से कुल मिला के आप समझ लीजिए कि प्राकृत संख्याएं में जीरो नहीं होता है, बाकी सब होता है। और पूर्ण संख्याएं में जीरो भी होता है और बाकी सभी संख्याएं होती है, इस प्रकार से। अब दोस्तों, पूर्णांक, यानी कि हम लोग प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और अब देखेंगे पूर्णांक। दोस्तों, पूर्णांक में क्या होता है कि पूर्णांक में ऋणात्मक और धनात्मक सभी प्रकार की संख्याएं आती हैं। यानी कि इसमें क्या था कि इसमें जीरो नहीं था, अब क्या हो गया? पूर्ण संख्या में जीरो आ गया। अब दोस्तों, यहाँ पर जीरो शुरू हो रहा है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आगे सब कुछ। लेकिन दोस्तों, इसमें भी एक चीज़ कमी था। क्या था? माइनस वाला संख्या। क्योंकि आप संख्याएं दो प्रकार से देखते हैं, एक तो देखते हैं ऋणात्मक, एक तो धनात्मक। तो क्या होता है कि पूर्ण संख्या में केवल धनात्मक संख्याएं आती हैं, लेकिन दोस्तों पूर्णांक में सभी संख्याएं आती हैं, यानी कि ऋणात्मक संख्याएं भी आती हैं। किसमें? पूर्णांक में। तो इस प्रकार से ये पूर्णांक हो गया, पूर्ण अंक हो गया, यानी कि इसमें प्लस माइनस सभी संख्याएँ आती हैं, इस प्रकार दोस्तों। अब दोस्तों, अगला हमने लिया है परिमेय संख्या। सबसे जो इम्पोर्टेंट है यह परिमेय संख्या है। यानी कि परिमेय संख्या किसको बोलेंगे? दोस्तों, परिमेय संख्या हमने लिखा है कि वे संख्याएं जिससे अंश और हर यानी कि P/Q के रूप में लिख सकते हैं। दोस्तों, बहुत लोग नहीं समझते हैं कि P/Q का मतलब क्या होता है। P/Q का मतलब होता है कि अंश और हर, यानी कि वे संख्याएं जिसे अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या कहलाती हैं। जहाँ Q≠0, यानी कि जो Q है जीरो नहीं होना चाहिए। Q का मतलब हर, जो हर होगा जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी संख्या के हर में जीरो हो जाता है तो उसका मान अनंत होता है। क्या दोस्तों? अनंत होता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे संख्या रहेगा 3/4, तो ये वाला P/Q के रूप में है, क्योंकि P क्या है? 3 है, Q क्या है? 4 है। इस प्रकार से यहाँ पे अंश और हर के रूप में है, तो ये वाला परिमेय संख्या कहलाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे 3 के बट्टा में जीरो करेंगे, तो अगर आप किसी भी संख्या में भागते हैं जीरो से, तो इसका आंसर होता है अनंत। जो कि अनंत का मतलब क्या होता है? बहुत सारा, यानी कि जिसका कभी अंत न हो। तो कितना बड़ा संख्या होगा आप मानेंगे?
इस प्रकार से इस संख्या कोई भी अस्तित्व नहीं होता कितना बड़ा है, इसलिए इसको परिमेय संख्या नहीं माना जाता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि कभी भी जो हर होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप समझ चुके होंगे कि परिमेय संख्याएं वे संख्याएं कहलाते हैं जो अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं जिसका हर कभी 0 ना हो। अब दोस्तों परिमेय संख्या का पहचान एक ठो और है कि परिमेय संख्या दशमलव के बाद पूर्ण विभाजित होता है या तो एक निश्चित क्रम में संख्या दोहराती है। कि परिमेय संख्या में क्या होता है कि अगर आप अंश में हर से भाग देंगे तो या तो दशमलव के बाद संख्या पूरी कट जाएगी या तो उससे क्या होगा ना कि जो संख्या आती है वही संख्या आपको एक निश्चित क्रम में बार बार आते हुए दिखाई देगा। यानी कि अगर आप यहाँ भागते हैं 3 में 4 से तो यहाँ पे क्या होगा 0.75 आएगा जो कि दशमलव के बाद पूरा कट गया। अगर पूरा कट गया तो भी परिमेय संख्या कहलाएगा। लेकिन दोस्तों अगर यही होता कि 10/3 होता, क्या होता 10/3 होता तो क्या होगा कि 3.333 बार बार आता रहेगा, यानी कि कभी भी नहीं कटेगा। लेकिन दोस्तों क्या हो रहा है यहाँ पर एक ही संख्या बार बार दोहरा रहा है तो ये वाला भी परिमेय संख्या होगा। यानी कि आपको याद रखना है कि वे संख्याएं जो भाग देने पर दशमलव के बाद पूर्ण कट जाए वो भी परिमेय संख्या होगा, या तो एक ही संख्या बार बार दोहराएगा वो भी परिमेय संख्या होगा। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर जो अगला है यह है अपरिमेय संख्या, यानी कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। दोस्तों ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आप इसको देखते हैं तो इसी से आप बहुत सारे सवालों को हल कर पाएंगे। यानी कि इस प्रकार के सवाल आपको अब भी प्रश्नावली में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर लिखा है हमने कि वे संख्या जिसे अंश और हर यानी कि P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं अपरिमेय संख्या कहलाती है। यानी कि वे संख्या जिसे आप P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे कहते हैं अपरिमेय संख्या। और दोस्तों इसी प्रकार से आगे हमने लिखा है कि ये संख्याएं कभी भी दशमलव के बाद पूर्ण विभाजित नहीं होती है। यानी कि हमने बोला था कि परिमेय संख्या में दशमलव के बाद पूरा कट जा रहा था, लेकिन इसमें क्या होता है अपरिमेय संख्या में कि अपरिमेय संख्या में संख्याएं कभी भी नहीं कटती है। यानी कि हमने बोला था अगर कभी नहीं कट रहा है और एक ही संख्या बार बार दोहरा रहा है तभी परिमेय होगा। लेकिन अपरिमेय में क्या होता है ना कि ना ही पूरा कटेगा और ना ही एक ही संख्या दोहराएगा, यानी कि कुछ का कुछ आते रहेगा। यानी मान लीजिए जो पाई का मान होता है ना, पाई का मान 3.1473253 ऐसा ही लाख गो संख्या आता है, लेकिन ना संख्या दोहराता है ना ख़त्म होता है। तो इस प्रकार से ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यानी कि अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं आपको देता हूँ दो संख्या, एक तो संख्या रहेगा कि 4.323232, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 3232 यानी कि 32 का एक क्रम है जो कि लगातार आ रहा है, तो ये कहेगा परिमेय संख्या। लेकिन अगर ऐसा रहेगा कि 0 यानी मान लीजिए 8 भी रख लेते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, यानी कि दशमलव के बाद आपको देखना होता है। अगर हमने लिख दिया यहाँ पे कि 8.12345678356 हमने लगातार लिखते जा रहा हूँ मैं, और यहाँ पे कभी संख्या खत्म नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या हो रहा है कि दशमलव के बाद ना ही ये पूरा कट रहा है और ना ही एक ही संख्या बार बार दोहरा रहा है। तो इस प्रकार से ये वाला संख्या अपरिमेय संख्या होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही आसान तरीकों से समझ पा रहे होंगे, इसलिए इसको स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से हमने कुछ और भी आपको सिद्धांत सिखाऊंगा जिससे आपको सवाल करने में बहुत ही आसानी होगी। अब दोस्तों यहाँ पे मैं एक अगला पन्ना लिया हूँ जो कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पर हमने एक ठो और पन्ना लिया हुआ है जिसमें हमने लिखा है वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर, जो कि हम लोग का पाठ के नाम है। दोस्तों वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। जिन संख्याओं का कोई भी मान संभव हो तो उन संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या यानी कि सभी प्रकार की संख्या क्या कहलाती है, वास्तविक संख्या कहलाती है। चाहे प्लस में हो, चाहे माइनस में हो, चाहे दशमलव में है, चाहे 0 हो ना हो,
यानी कि आप ये समझिए कि जो भी संख्या हो सकता है सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि चाहे परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो, किसी प्रकार का संख्या हो। यानी कि यहाँ देख लीजिए आप उदाहरण हमने लिखा है 1 2 3 0 -1 -2 -3, जो कि हमने इसको बताया था पूर्णांक में। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए अंश और हर के रूप में है, यहाँ करड़ी के रूप में है, और इसी प्रकार से यहाँ पे दशमलव के रूप में ही है, जो कि हमने एक ठो लिखा है 3.14। यानी कि ये वाला परिमेय है, ये वाला परिमेय है, लेकिन ये वाला अपरिमेय है, क्योंकि यहाँ पे दशमलव के बाद कोई भी संख्या लगातार दोहरा नहीं रहा है और यहाँ पे ख़त्म भी नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से वास्तविक संख्याएं में सभी प्रकार की संख्याएं आती है, चाहे प्लस हो माइनस हो, परिमेय हो अपरिमेय हो, पूर्ण हो अपूर्ण हो, किसी प्रकार का संख्या होता है, सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अब दोस्तों जो कि इस पाठ के शुरुआत में हम लोग समझना चाहिए, एक शब्द होता है एल्गोरिथम, जो कि इस पाठ में बहुत बार आपको हर सवाल में देखने को मिलेंगे। एल्गोरिथम एल्गोरिथम, तो लोग समझ नहीं पाते हैं कि एल्गोरिथम मतलब क्या होता है। दोस्तों यहाँ पे अगर आप अपने पाठ के शुरुआत में जो पीछे पन्ना होता है उसमें पढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा कि एल्गोरिथम का अर्थ लिखा हुआ है कि एल्गोरिथम किसी समस्या को हल करने की क्रमानुसार एक विधि को कहते हैं। मान लीजिए अगर आप कुछ सीखते हैं, मान लीजिए अगर आप तैरना सीखना चाहते हैं तो क्या होता है, इसका एक विधि होता है कि सबसे पहले आपको नदी में जाना है, नदी में जाने के बाद आपको कपड़े खोलने हैं। इसका एक विधि है कि आप कपड़े खोलेंगे, यानी कि सब नहीं खोलेंगे, कुछ खोलेंगे जो खोलने लायक होगा। तो इस प्रकार से एक विधि है कि आप कपड़े खोलेंगे, इसके बाद आप नदी में जाएंगे रेंग करके, क्योंकि आप शुरुआत में तो डांकेंगे नहीं, क्योंकि आपको आता नहीं, आपको सीखना है। तो इस प्रकार से आप जाएंगे कम पानी में, फिर पैर चलाएंगे, हाथ चलाएंगे। मतलब किसी भी चीज़ को सीखने के लिए जो उसका क्रम बाय क्रम सिस्टम होता है, उसी सिस्टम को यानी कि क्या कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं। यानी आप सीधा ये समझ लीजिए कि किसी भी नियम को क्या कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि एल्गोरिथम किसी समस्या को हल करने की क्रमानुसार एक विधि को कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपको सीखना है बाइक चलाने, तो क्या होगा कि सबसे पहले आपको चाबी चाहिए, आप उसमें लगाएंगे, सेल्फ मारेंगे, स्टार्ट करेंगे, फिर आप वहाँ पर क्लच लेंगे, गियर डालेंगे, यानी कि इसका एक क्रम है। अगर आपने क्रम नहीं अपनाया तो आपका समस्या नहीं सुलझेगा, यानी कि आप गाड़ी नहीं चला पाएंगे। आपका गाड़ी चलाना एक समस्या था, तो उस समस्या से निपटने के लिए आपको इतनी सारे काम करनी पड़ती है। तो ये क्या है, एक आप नियम को फॉलो कर रहे हो। तो इस प्रकार से इस नियम को एल्गोरिथम कहते हैं। अब दोस्तों एक शब्द और आता है जो कि आता है प्रमेयिका। दोस्तों प्रमेयिका क्या होता है, यहाँ हमने लिखा है कि एक सिद्ध किया हुआ कथन को एक अन्य प्रकार से सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। यानी कि मान लीजिए कोई भी वैज्ञानिक किसी बात को सिद्ध कर चुका है और उसी के सिद्धांत पर आप उसी के बातों को थोड़ा सा बदल कर कह दिया। यानी कि अगर मान लीजिए किसी ने बोला है कि भाई 1 और 1 2 होता है, कितना होता है, 1 और 1 2 होता है। तो ये वैज्ञानिक जो होगा ये सिद्ध किया होगा पहले कि 1 और 1 2 होता है, और आपने क्या बोला कि अगर आप 2 में 1 घटाएंगे, यानी कि अगर आप इसमें 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा। यानी कि ये तो पहले सिद्ध हो चुका था, लेकिन क्या बोला आपने कि आप अगर आप इस 2 में से 1 घटाएंगे तो आपका 1 बचेगा। यानी कि इसी के प्रयोग को आप यूज किया है यहाँ पे कि भाई अगर 1 1 जोड़ने पर 2 आया, तो अगर 2 में 1 घटाएंगे तो किन बचेगा। यानी कि आपका भी एक कथन हो गया और इसका भी एक कथन हो गया, लेकिन जो आपने कथन दिया है आपने इसके प्रयोग से दिया है, तो इसको बोलते हैं प्रमेयिका। यानी कि प्रमेयिका उसे बोलेंगे जो पहले से सिद्ध किया हो और उसी को प्रयोग करके अगर आप कुछ और कथन देते हैं, उससे बोलते हैं प्रमेयिका। तो इस प्रकार से हमने इस पाठ की शुरुआत के लिए बहुत सारा बेसिक बातें आपको बता दी हैं। अब करेंगे हम लोग सवाल को। अब दोस्तों सवाल को करेंगे तो आप स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है और आप आसानी से विस्तार पूर्वक सीखिए, क्योंकि अगर आप विस्तार सीखेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं। और एक पार्ट थोड़ा सा टेढ़ा भी है, इसमें आपको अधिक बातों की ध्यान रखनी पड़ती है। तो चलिए देखते हैं सवाल को। अब दोस्तों हम लोग करेंगे प्रश्नावली 1.1 की सवाल नंबर पहला।
यानी कि सवाल नंबर पहले में बोला है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। अब दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। दोस्तों आपको पता होगा कि अगर आप क्लास 1-2 में पढ़ते होंगे तो उस समय आपको भाग सिखाया जाता होगा, यानी कि अगर आपसे बोला जाता होगा कि आप 10 में भाग दीजिए 3 से, तो आप तुरंत से करते होंगे, यानी कि 3 त्रिकी 9 और 1 बचता होगा शेष। अब दोस्तों इस प्रकार से आप करते क्या होंगे कि आपको बोला जाता होगा कि यहाँ पे तुम सिद्ध करके दिखाओ कि हम लोग का जो आंसर आया हुआ है 3, ये वाला सही है कि नहीं है। तो आप क्या कर रहे थे कि आप इसका गुणा, यानी कि आप लिख रहे थे कि 10 बराबर, यानी कि इसका गुणा करा रहे थे, यानी 3 का 3 में, और शेषफल को जोड़ दे रहे थे। तो अगर आपका 10 आ जा रहा था तो कह रहे थे हम लोग का आंसर सही है, यानी कि 3 त्रिकी 9 प्लस 1, 9 1 हो गया 10। तो इस प्रकार से आप भाजक का गुणा भागफल से कराते थे और शेषफल को जोड़ देते थे, तो आपका भाज्य आ जा रहा था। यानी कि यहाँ पर भाज्य है, ये वाला है भाजक, ये वाला है भागफल और प्लस शेषफल। यानी कि आप हिंदी में समझ लीजिए, इसको बोलते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब दोस्तों यहाँ पर जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, इसमें भाज्य को ए माना जाता है। क्या माना जाता है? ए, क्योंकि जो भाज्य होता है सबसे बड़ी संख्या होता है, आपको पता है, क्योंकि अगर आप इसमें भाग दे रहे हैं इससे तो क्या होगा, ये वाला तो बड़ा होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भाज्य को ए मानता है और भाजक को बी मानते हैं, और दोस्तों भागफल को क्यू मानते हैं और शेषफल को आर मानते हैं। तो इस प्रकार से यूक्लिड का जो एल्गोरिथम है यही है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब दोस्तों ये कैसे होता है ये आपको पता हो गया। अब दोस्तों हम लोग समझेंगे कि यहाँ पे यूक्लिड विभाजन के एल्गोरिथम से मासा कैसे निकालते हैं, यानी कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं। अब दोस्तों आप क्लास 6 में पढ़े होंगे कि अगर आप भाग विधि से एचसीएफ निकालते थे तो उसमें क्या कर रहे थे, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 135 है और एक ठो 225 है। तो अगर आपके पास संख्या कुछ इस प्रकार से होती थी तो आप बड़े वाले संख्या को बीच में रखते थे और आप इस प्रकार से करते थे मासा, यानी कि 135 से कम 135, यहाँ पे घटाते थे तो बचेगा 0, और यहाँ पे 12 में घटेगा 3 तो बचेगा 9। अब दोस्तों यहाँ पर आप फिर से ऐसे करते थे और इसको आप यहाँ पे लाते थे इस प्रकार से, यानी कि जो शेषफल होता था ये बन जा रहा था अगले बार भाजक, और जो भाजक होता था ये बन जा रहा था भाज्य। तो इस प्रकार से आप ले आते एक बार फिर से तो होता 90, घटाएंगे बचेगा 45, और यहाँ पे इसको लिखेंगे यहाँ पर, यानी कि इसी प्रकार से क्रम हम लोग बढ़ाए जा रहे थे जब तक कि शेषफल 0 ना आ जा रहा था। तो इस प्रकार से 45 दूनी 90 हो रहा था और यहाँ पे कट जा रहा था। अब दोस्तों जिससे भाग देने पर लास्ट में कट जा रहा था यही हम लोग का एचसीएफ होता था। तो इसी प्रकार से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की जो नियम है उसमें क्या है, यही इसी प्रकार से यहाँ पर इस सवाल को किया जाता है। यानी कि पहला सवाल है कि 135 और 225। दोस्तों यहाँ पर जिस प्रकार से हमने बताया यहाँ पे कि यूक्लिड का जो नियम है क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो इसी से हम लोग निकालते हैं मासा। इसमें क्या होता है कि हमने बोला है कि जो ए होता है, ए सबसे बड़ी संख्या होती है जो कि 225 है, तो आप इसको यहाँ पे लिखेंगे बराबर जो बी होता है भाजक होता है जो कि यहाँ पर 135 है। अब दोस्तों आपको सोचना ये है कि ये वाला भागफल है, यानी कि जिस प्रकार से हमने यहाँ पे 225 में भाग किया था 135 से तो भागफल 1 आया था और शेषफल 90 आया था। तो इसी प्रकार से यहाँ पर सोचना होता है कि यहाँ पर 135 का भाग कितने बार जाएगा कि 225 से अधिक न हो, कम भले हो जाए। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो जाएगा एक बार,
और बचेगा 90 शेष, जिस प्रकार से यहाँ पर बचा हुआ था, यानी कि हमने लगाया था एक बार तो बचा था 90 शेष। तो उसी प्रकार से यहाँ भी हमने एक बार लिखा, यानी कि ये वाला भागफल है और यहाँ पे 90 शेष बचेगा। अब दोस्तों इतना करने के बाद ये वाला को लाते हैं यहाँ पे, यानी कि जो यहाँ भाजक था अब बन जाएगा दोस्तों भाज्य, यानी कि 135। अब दोस्तों हमने यहाँ पे इसको लाना है यहाँ पे, यानी कि 90। अब सोचना क्या है कि अब 90 का गुणा कितने बार करें कि 135 से अधिक ना हो, कम भले हो जाए। जिस प्रकार से हमने क्या कहते हैं यहाँ पे जो 135 सा यहाँ बीच में आ गया था और यहाँ पे जो 90 था अब ये बन गया था भाजक। इसी प्रकार से यहाँ पे हमने लगाया था एक बार, तो एक बार जब आप लगाए थे तो आपका शेष आया था 45। इस प्रकार से यहाँ पे आप देखेंगे कि 90 कम 90 होगा और यहाँ पे शेष बचेगा 45। अब दोस्तों इसी प्रकार से ये वाला फिर आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि हो जाएगा 90 और यहाँ पे आ जाएगा 45। अब दोस्तों देखना ये है कि कितना बार जाएगा, तो आप जानते हैं कि 45 दूना 90 होता है। अब दोस्तों अगर अब 45 दूना 90 हो ही गया तो शेषफल तो कुछ नहीं बचा, यानी कि 0 हो गया। तो इस प्रकार से जब आपका शेषफल 0 हो जाता है तो ये देखते हैं कि लास्ट में जो b का मान होता है, यानी कि जो भाजक होता है, यही वाला HCF होता है। दोस्तों यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के नियम से HCF निकालने का नियम। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप एकदम आसानी से सीख चुके होंगे और आप एकदम विस्तार से जान चुके होंगे। अब दोस्तों इसी प्रकार से मैं आपको एक सवाल और करके दिखाता हूँ, यानी कि ये सवाल था पहला। अब मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा सवाल। यहाँ पे दूसरा सवाल है 196 और यहाँ दोस्तों है 38220। अब दोस्तों हमने बोला है कि जो संख्या बड़ा रहेगा उसको मानना है a बराबर, यानी कि a को रखेंगे इधर बराबर 190 गुणा। अब दोस्तों सोचना ये है कि 190 का कितना बार गुणा हो सकता है कि 38,220 से अधिक न हो, कम भले हो जाए। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सॉरी दोस्तों यहाँ पर 196 है, हमने यहाँ मिस्टेक से 190 लिख लिया है, तो आप यहाँ पे 196 लिख लीजिए। अब दोस्तों सोचना ये है कि इसमें 196 से कितना बार गुणा आप कर सकते हैं कि 38,220 से अधिक ना हो, कम भले हो जाए। दोस्तों यहाँ पर आप अनुमान लगाएंगे, हो सकता है कि आपका अनुमान 200 बार कहता होगा, 190 बार कहता होगा, तो आप एक दो बार अलग गुणा करा के अनुमान ले लीजिएगा। तो इस प्रकार से अगर आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर 200 है, यानी कि 200 तो नहीं है लेकिन 200 करीब है, तो आप मान के चलिए कि 200 ही है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 200 है और यहाँ पर आप मान के चलिए कि यहाँ पर 40,000 है। तो आप जानते हैं कि अगर आप 200 का गुणा 200 में कराएंगे तो आपका आता है 40,000। तो कहने का मतलब यह है कि इसका गुणा कहीं न कहीं 200 से कम बार जाने वाला है। वो भी कितना कम, वो भी 5-6 बार कम जाएगा, उससे अधिक कम तो नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कम तो है भी नहीं। तो इस प्रकार से अगर आप 196 गुणा 195 बार कराएंगे तो आपका 38,220 करेक्ट आ जाता है और इसका शेषफल बचेगा 0। तो इस प्रकार से जो इसका HCF हो जाएगा दोस्तों, इसका HCF हो जाएगा 196, यानी कि इससे 195 बार गुणा करने पर ये वाला पूरा आ जाएगा, इसका शेषफल 0 हो जाएगा। अब दोस्तों जब 0 हो जाता है, जिससे गुणा करने पर 0 आता है, वही वाला आपका HCF होता है, यानी कि b का मान ही HCF होता है। तो इस प्रकार से ये वाला हम लोग का HCF हो गया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि अब आप बहुत ही आसान तरीक़ों से अब आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का नियम से यानी कि HCF निकालना सीख चुके होंगे। दोस्तों आप इस वीडियो को रोक करके तीसरा का HCF निकाल के इस वीडियो में कमेंट कीजिए और मैं उसका रिप्लाई दूंगा। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी प्रकार से पूरी किताब को पढ़ाने वाला हूं और इसी विस्तार से पढ़ाऊंगा, यानी कि आपका मैथ एकदम बढ़िया हो जाएगा और आप अच्छा अंक प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।
अब दोस्तों अब देखते हैं अगला सवाल, यानी कि इस सवाल का आंसर HCF आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रही है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं दूसरा सवाल। दोस्तों दूसरा सवाल को देखने से पहले भी हम लोग कुछ नियमों को पढ़ेंगे। दोस्तों अब करेंगे हम लोग सवाल नंबर दूसरा। यहाँ पे सवाल है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। दोस्तों ये सवाल बहुत ही इजी है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो आप इस सवाल को नहीं कर पाएंगे। यानी कि बोला है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप में होता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग हल करते हैं। यहाँ पे समझ ये आ रहा है कि यहाँ पे 6q+1 दिया हुआ है, जैसा कि हमने पढ़ा था कि a बराबर bq+r, यानी कि ये वाला कुछ इसी प्रकार का है, यानी कि bq+r के प्रकार का है। अब दोस्तों कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर b का मान 6 दिया हुआ है और यहाँ पे r का मान 1 दिया हुआ है, और हम लोग से पूछा है कि जो a है ये वाला आप सिद्ध करके दिखाइए कि अगर ये विषम संख्या है तो ये वाला इसके रूप में, और 6q+3 के रूप में, और 6q+5 के रूप में होता है। अब दोस्तों आपको समझना ये है कि ये वाला शेषफल है। अब दोस्तों ये वाला शेषफल है, यानी कि 1, 3, 5 शेषफल है, और जो b है b भाजक है, क्योंकि हमने आपको पीछे दिखाया था b क्या है, भाजक है, और ये वाला भाज्य है, जैसा कि हमने आपको पीछे बताया था। अब दोस्तों आप ये समझिए कि अगर आप किसी भी संख्या में 6 से भाग देते हैं, यानी कि अगर आप 15 में भाग देते हैं 6 से, किसमें 15 में भाग देते हैं 6 से, तो इसका शेषफल क्या हो सकता है, इसका 6 दूना 12 होगा और शेषफल आएगा 3। अब दोस्तों अगर आप किसी और संख्या में भाग देंगे तो आपका शेषफल या तो 0 आ सकता है, या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा। यानी कि आप किसी भी संख्या में भाग देंगे 6 से तो आपके पास केवल इतना ही शेषफल आ सकते हैं, या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4, या तो 5। अब दोस्तों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर 6 है। अब जो इसका शेषफल होगा 6 से कम ही ना होगा। अगर 6 हो जाता शेषफल तो एक बार अधिक नहीं चला जाता। इस प्रकार से क्या हो सकता है कि इसमें 5 ठो शेषफल आ सकते हैं, जो कि यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 6 ठो शेषफल आ सकते हैं। या तो पूरा कट जाएगा। अब दोस्तों 0 शेषफल का मतलब ये है कि या तो पूरा कट जाएगा, या तो 1 शेष आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, तो 5 आएगा। अब दोस्तों इस प्रकार से आपके पास विकल्प है। अब दोस्तों इस सवाल को करने का नियम ये है कि आप लिखिएगा कि दर्शाना है, क्योंकि यहाँ बोला है दर्शाइए कि, तो आप सबसे पहले ये लिखिए कि दर्शाना है कि a बराबर 6q+1, 6q+3, 6q+5। अब दोस्तों आप लिखिएगा कि जो b का मान है 6 है, चूँकि b बराबर 6, तो जो r होगा यानी कि जो शेषफल होगा क्या हो सकता है, शेषफल हो सकता है दोस्तों 0, 1, 2, 3, 4, 5। यानी कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो शेषफल होगा 0 से बड़ा होगा और b से छोटा होगा। इसका मतलब ये होता है कि जो शेषफल होगा 0 से बड़ा हो सकता है, बराबर हो सकता है, और b से छोटा होगा, यानी कि भाजक से छोटा होगा, जिस प्रकार हमने यहाँ पे आपको बताया। अब दोस्तों इस प्रकार से आपको लिखना है। अब दोस्तों आप लिखेंगे कि यहाँ पर, यानी कि जब हम a को 6 से विभाजित करते हैं तो शेषफल
क्रमशः 0, 1, 2, 3, 4, 5 होगा। यानी कि ये वाला जो शेषफल हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4, 5 हो सकता है, ऐसा हम लोग अनुमान लगा रहे हैं। लेकिन दोस्तों आपको ये बोलना है कि यहाँ ए एक विषम संख्या है। क्या है? ए एक विषम संख्या है। जैसा कि आपको सवाल में ही बोला गया है कि जो यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 और 6q+3 6q+5 के रूप में होता है। यानी कि ये बोला गया है विषम पूर्णांकों के लिए। तो दोस्तों इसी बात को हम लोग लिखेंगे कि यहाँ ए एक विषम धनात्मक पूर्णांक है, विषम धनात्मक पूर्णांक है और विषम धनात्मक पूर्णांक का शेषफल कभी भी सम नहीं होता। दोस्तों तोता लिखा गया, होता होगा इस प्रकार से। यानी कि दोस्तों अभी हमको लगता है कि आपको कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप एक बार फिर देख लीजिए। यानी कि सबसे पहले बार आप लिखेंगे कि दर्शाना है कि a बराबर 6q+1 या 6q+3 या 6q+5। अब दोस्तों यहाँ पर आपको पता है कि जो b का मान है कितना है? 6 है, क्योंकि b के स्थान पे 6 आपको दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों अगर यहाँ b का मान 6 है तो यहाँ पे अगर आप लिखेंगे कि जब हम a को यानी कि इसको भाग देंगे 6 से, तो विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 0, 1, 2, 3, 4, 5 होगा, जैसा कि हमने आपको यहाँ पे समझाया था। अब दोस्तों आप लिखेंगे कि यहाँ पर जो a है विषम धनात्मक पूर्णांक है और कभी भी विषम धनात्मक पूर्णांकों का शेषफल सम संख्या नहीं होता। तो इस प्रकार से क्या होगा इसमें कि यहाँ पे जो शेषफल आ रहा था 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा आ रहा था, लेकिन ये वाला आ रहा था किसी भी संख्या के लिए। लेकिन विषम संख्या के लिए कभी भी जो सम संख्या होता है ये शेषफल नहीं होता। यानी कि विषम धनात्मक पूर्णांकों का जो शेषफल होता है कभी भी सम संख्या नहीं होता है। तो इस प्रकार से 0, 2, 4 तो नहीं आएगा। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे यानी कि यहाँ पर विषम धनात्मक पूर्णांक यूक्लिड दोस्तों यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, गलती हो सकती है लिखने में। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार दोस्तों आप लिख देंगे यहाँ पे 6q+1 6q+3 और 6q दोस्तों यहाँ 3 लिखा गया 6q+5 के रूप में होगा। यानी कि ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग करने वाले हैं सवाल नंबर 4, जो कि बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसका भी जो नियम है थोड़ा सा समझने योग्य है, इसलिए आप इसको बिल्कुल भी ध्यान से देखिएगा। दोस्तों इसमें बोला है कि यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। दोस्तों जैसा कि हमने आपको पीछे बताया था कि वहाँ पे लिखा था कि विषम पूर्णांक 6q+1 के रूप में होता है, तो वहाँ पे हमने माना था कि a बराबर यहाँ पे 6q+1। लेकिन दोस्तों यहाँ ये बोला है कि जो पूर्णांक है उसका वर्ग, यानी कि जो पूर्णांक है उसका जो वर्ग होता है वो वाला 3m और 3m+1 के रूप में होता है। ये हम लोग को दर्शाना है। तो इस प्रकार से मैं इसको काट देता हूँ, क्योंकि ये हमने पहले का समझाया था। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे कि दर्शाना है
दर्शाना है कि ए स्क्वायर बराबर 3m और 3m+1, क्योंकि यहाँ बोल रखा है कि पूर्णांक का जो वर्ग है ये वाला 3m और 3m+1 के रूप में होता है। अब दोस्तों आपको पता है कि हमने बोला है कि यूक्लिड विभाजन का जो परिमेयिका होता है क्या होता है, ए बराबर दोस्तों होता है कि BQ+R। अब दोस्तों BQ+R के रूप में होता है, तो इसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो B का मान है क्या है, जो B का मान दोस्तों B का मान है आप लिखिएगा चूँकि B बराबर 3 है। अब दोस्तों अगर B बराबर 3 है तो आप लिखेंगे कि यदि A को 3 से विभाजित करेंगे, क्या करेंगे, अगर A को 3 से विभाजित करेंगे तो शेषफल 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। यानी कि अगर आप किसी भी संख्या में 3 से भाग देंगे तो आपका 3 ही कंडीशन हो सकता है शेषफल के लिए, या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है। 3 तो नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर 3 होना ही होता तो एक बार अधिक भाग नहीं गया होता। तो इस प्रकार से इसका 3 ठो शेषफल आ सकता है, यानी कि संभावना है। अब दोस्तों इस प्रकार से हो गया तो क्या करेंगे आप ना कि यहाँ पे आप लिखेंगे कि A बराबर, यानी कि A बराबर 6Q, सॉरी दोस्तों 3 है तो लिखेंगे 3Q, क्योंकि यहाँ पे B का मान 3 है। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे कि A बराबर 3Q प्लस यहाँ पे मैं शेषफल लेता हूँ 0, इस प्रकार से। अब दोस्तों हम लोग को सिद्ध करना है कि A स्क्वायर बराबर 3m, तो क्या करते हैं आप लिखेंगे A बराबर 3Q+0, यानी कि शेषफल यहाँ पर हम लोग 0 लेकर चलेंगे। और दोस्तों आप नीचे लिखिएगा दोनों पक्षों को वर्ग करने पर। अगर आप दोनों पक्षों को वर्ग कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ हो जाएगा A स्क्वायर और यहाँ दोस्तों हो जाएगा, अगर आप 3Q में 0 जोड़ते हैं तो आपका 3Q ही होगा, और यहाँ पे 3Q का जब वर्ग करेंगे दोस्तों तब हो जाएगा 3 3 9Q स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि A स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 3 कोष्टक में 3Q स्क्वायर। अगर आप इसमें 3 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3Q स्क्वायर हो जाएगा। अब दोस्तों आप यहाँ पर लिखिएगा कि A स्क्वायर बराबर 3m, यानी कि बोला है कि किसी पूर्णांक m के लिए, यानी कि यहाँ पर आप मानेंगे कि m बराबर 3Q स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये वाला 3 अपने स्थान पे, 3Q स्क्वायर का स्थान पे आप m मानेंगे तो हो जाएगा आपका A स्क्वायर बराबर 3m, यानी कि यहाँ पर एक ठो सिद्ध हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे हमने शेषफल 0 लिया था, अब एक बार लेंगे शेषफल 1। अगर आप यहाँ पे शेषफल 1 लेंगे तो क्या होगा, यानी कि आप लिखेंगे, यानी कि शेषफल बराबर 1 लेने पर, शेषफल 1 लेने पर। अब दोस्तों अगर आप शेषफल 1 लेंगे तो हो जाएगा A बराबर 3Q+1। आप फिर लिखेंगे दोनों पक्षों को वर्ग करने पर। अगर आप दोनों पक्षों को वर्ग कराएंगे तो हो जाएगा A स्क्वायर, और दोस्तों यहाँ पर A प्लस B के होल स्क्वायर खुलेगा, और आपको पता होगा कि A प्लस B के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, यानी कि आप इसको कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। अब दोस्तों इसी फार्मूले पर इसको खोलेंगे, जब A का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9Q स्क्वायर होगा, और यहाँ पे 2AB यानी कि प्लस में 2AB करेंगे। 2 अपने स्थान पे, A के स्थान पे 3Q है और B के स्थान पे 1 है, यानी कि 3 दूना 6Q हो जाएगा। तो इस प्रकार से 6Q प्लस B स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। अब दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा A स्क्वायर बराबर, यहाँ कॉमन लेंगे हम लोग 3 का, अगर आप इन दोनों में सिर्फ 3 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3Q स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस में 3 दूना 6,
यानी कि इस प्रकार से यहाँ पे 3 दूना 6 और ये वाला क्यू बचेगा, यानी कि यहाँ पर हम लोग सिर्फ इसमें कॉमन लेते हैं किसका, 3 का, तो हो जाएगा 3q² प्लस 2q और ये वाला एक अपने स्थान पे। अब दोस्तों हम लोग को कितना सिद्ध करना है, हम लोग को सिद्ध करना है 3m + 1, तो कहने का मतलब ये वाला 3 अपने स्थान पे, ये सब को हम लोग m मान लेते हैं और ये वाला 1 अपने स्थान पे। इस प्रकार से ये वाला भी सिद्ध हो गया, यानी कि a² बराबर 3m + 1। आप लिख दीजिएगा बगल में यहाँ पे m बराबर 3q² प्लस 2q। इस प्रकार दोस्तों ये सवाल भी आप उम्मीद है सीख चुके होंगे। दोस्तों थोड़ा सा आपको दिक्कत ज़रूर होता होगा, लेकिन आप 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपका हो जाएगा, यानी कि इस प्रकार से आप इसे आसानी से सिद्ध कर पाएंगे। यहाँ पर हमने लिया हुआ है चौथा सवाल, यानी कि चौथा सवाल में दोस्तों बोला है कि यहाँ बोला है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, यानी दोस्तों पिछला में बोला था वर्ग और इसमें बोला है घन, जो घन होता है 9m + 1 या 9m + 8 के रूप में होता है। दोस्तों यहाँ मैं आपको शॉर्टकट ही बताता हूँ, यानी कि पीछे क्या हुआ था कि ये दर्शाना था कि स्क्वायर जो होता है 3m और 3m + 1 के रूप में होता है, लेकिन यहाँ बोला कि जो घन होता है 9m + 1 के रूप में या 9m + 8 के रूप में होता है। तो हम लोग इसी को लिखेंगे कि दर्शाना है कि AQ, यानी कि घन बोला तो घन का मतलब होता है घाते में 3, AQ बराबर 3m, सॉरी दोस्तों 9m है, 9m और 9m + 1 और 9m + 8, यानी कि ये हम लोग को दर्शाना है। अब दोस्तों यहाँ पर जो B का काम कर रहा है, कौन कर रहा है, 9 कर रहा है, यानी कि आप लिखेंगे कि चूँकि A बराबर क्या दोस्तों BQ + R होता है, और यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ पर जो B का मान है कितना दोस्तों, B का मान तो 9 होगा क्योंकि B के स्थान पे 9 है। अब दोस्तों आप लिखेंगे कि यहाँ पर B बराबर 9 है, तो यदि A में 9 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्रमशः क्या हो सकता है दोस्तों, आपको पता है कि अगर आप 9 से भाग देंगे तो आपका शेषफल या तो 0 हो सकता है, या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4 5 6 7 8 तक हो सकती है। यानी कि अगर आप किसी भी संख्या में 9 से भाग देंगे तो शेषफल वहाँ पे 8 तक हो सकता है। अब दोस्तों इस प्रकार से लिखने के बाद आप लिखेंगे कि शेषफल 0 लेने पर, क्या लेने पर, बराबर 0 लेने पर। अब दोस्तों यहाँ पर शेषफल आप 0 लेंगे तो लिखेंगे कि A बराबर, यानी कि A बराबर यहाँ पर पता है कि BQ + R होता है, यानी कि B का मान 9 है तो लिखेंगे 9, Q अपने स्थान पे, और दोस्तों R हमने यहाँ पे 0 लिया है तो आप लिखेंगे 0। अब दोस्तों हम लोग को सिद्ध ये करना है कि जो AQ होता है 9m के रूप में होता है, यानी कि हम लोग को घन कराना है दोनों पक्षों में, तो आप लिखेंगे कि दोनों पक्षों को घन कराने पर, घन का मतलब घाते 3 करने पर। अब दोस्तों अगर आप दोनों पक्षों को घन करेंगे तो क्या होगा कि A का घन हो जाएगा AQ, और यहाँ पे इसका घन करेंगे तो इसका घन हो जाएगा, यानी कि 9Q में अगर आप 0 जोड़ेंगे तो आपका 9Q ही होगा, और इसका घन दोस्तों होता है यानी कि 9 9 81 और 81 9 दोस्तों होता है। अब दोस्तों यहाँ पर AQ का मान हो गया RQ। अब दोस्तों इस प्रकार से करने के बाद आपको पता है कि आपको लाना है 9m, तो कहने का मतलब आप यहाँ पे कॉमन लेंगे 9 का, अगर आप यहाँ पे कॉमन लेंगे 9 का तो यहाँ पे आ जाएगा 81 Q का Q। अब दोस्तों यहाँ पर आप लिखेंगे कि AQ बराबर 9 अपने स्थान पे, इसको मानेंगे m, तो इस प्रकार सिद्ध हो गया AQ बराबर 9m, यानी कि आप लिखेंगे कि m बराबर 81 Q का Q।
तो इस प्रकार से यहाँ पर AQ बराबर 9m सिद्ध हो गया। दोस्तों हम लोग को सिद्ध करना है 9m + 1, तो इसको कैसे करेंगे अब मैं केवल इसी को बताऊंगा, इसको नहीं बताऊंगा, इसको आप अपने से कीजिएगा, क्योंकि अब उम्मीद है कि अब आप भी समझ चुके होंगे। दोस्तों इसे करने के लिए मैं आपको समझाता हूं, यानी कि यहाँ पर जो शेषफल है 1 है, तो यहाँ पर हम लोग शेषफल 1 ही लेकर चलेंगे, यानी कि आप लेंगे शेषफल बराबर 1 लेने पर। दोस्तों अगर लिखने में कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत हो तो आप समझ लीजिएगा, क्योंकि जब मैं यहाँ करता हूँ थोड़ी सी दिमाग अलग चल रहा होता है, तो इस प्रकार से लिखने में दिक्कत हो सकती है। अब दोस्तों आप लिखेंगे शेषफल 1 लेने पर, तो क्या होगा कि a बराबर यहाँ पर दोस्तों 9q + 1 हो जाएगा। अगर आप इसका होल क्यू करेंगे तो क्या होगा कि आपको पता है कि a + b के होल क्यू के फार्मूले पर खुलेगा, और इसका फार्मूला होता है AQ + BQ + 3AB कोष्ठ में a + b। अब दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर AQ + BQ और ये वाला दोनों में गुणा करता है अंदर, तो क्या हो जाएगा 3a² b + 3ab², यानी कि इसी फार्मूले पर हम लोग इसको खोलेंगे तो क्या होगा AQ बराबर। दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, अगर आप नहीं देखेंगे तो आप बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से जब इसका Q करेंगे तो इसका Q हो जाएगा दोस्तों 729 Q के Q + 1 का Q करेंगे तो हो जाएगा AQ होगा, और यहाँ पे अगर आप 3a² b करेंगे, दोस्तों यहाँ पे आप समझिए 3a², a का मतलब कि 9q का स्क्वायर करना होगा, और गुणे b का मतलब 1। दोस्तों जब आप इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, अगर आप इसको हल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों 981, यानी कि 3 अपने स्थान पे 981 q का स्क्वायर, और जो 1 है 1 से गुणा करने में कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, तो इस प्रकार से 3 एकम 3 और 8 3 24, यानी कि 243 q² और प्लस में जब इसका करेंगे यानी कि 3ab² होगा, तो 3 अपने स्थान पे a का मान दोस्तों है 9q और b² यानी कि 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो इस प्रकार से 9 3 27 q हो जाएगा। दोस्तों कितना हो जाएगा 27 q। अब दोस्तों हम लोग को ये सोचना है कि लाना कितना है, हम लोग को लाना है यानी कि AQ बराबर 9m + 1, तो क्या करेंगे ना कि इस वाले 1 को एक साइड रख लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 729 q और का q और प्लस 243 q का स्क्वायर प्लस 27 q और ये वाला प्लस 1। दोस्तों इसको आप कोष्टक में बंद करेंगे, इसको बाहर छोड़ेंगे, क्योंकि हमको कोष्टक के बाहर 9 का कॉमन लेना है, क्योंकि 9 कॉमन लेंगे और बाकी सबको यहाँ मान लेंगे। अगर आप यहाँ पर 9 का कॉमन लेंगे तो आपका अंदर कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 81 q का q, और यहाँ पे दोस्तों अगर आप 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा यानी कि 9 दूनी 18, और यहाँ पे कितना बचेगा 9 दूनी 18 बच गया 6 और 7, यानी कि हो जाएगा 63, तो हो जाएगा दोस्तों 9 से 63, इस प्रकार से 27 q² और यहाँ पे प्लस में। अब दोस्तों यहाँ पर हमने कॉमन लिया है 9 का, तो 9 3 27 q + 1। अब दोस्तों ये सब को आप मान लेंगे m, तो इस प्रकार से AQ बराबर 9m + 1, ये वाला भी सिद्ध हो गया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि अब आप आसानी से दूसरा भी हल कर लेंगे, यानी कि जो यहाँ पे सिद्ध करना है 9m + 8, तो इससे भी आप आसानी से हल कर पाएंगे। दोस्तों इस सवाल को आप बहुत बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये सवाल आपके लिए भी एकदम आसान हो जाएगा। अब दोस्तों इसी प्रकार से हम लोग करते हैं अगले सवाल को। दोस्तों हम लोग करेंगे प्रश्नावली 1.2 की सवाल नंबर पहला। यहाँ पे सवाल है कि बोला है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। दोस्तों अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि किसी भी संख्या का वह छोटा से छोटा गुणनखंड जिसे दोबारा न तोड़ा जा सके, यानी कि अगर आपके पास 12 है तो 12 को आप 2-3 तरीके से लिख सकते हैं। एक तो लिख सकते हैं कि 3 × 4
क्योंकि 3 चौका 12 ही होगा। एक ठो और लिख सकते हैं कि 6 गुणे 2, क्योंकि 6 दूनी 12 ही होता है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसको अभाज्य गुणनखंड नहीं बोलेंगे, क्योंकि अभाज्य का मतलब होता है कि उसका इतना छोटा भाग होना चाहिए कि उससे फिर छोटा ना हो। तो इस प्रकार से इसका तो छोटा हो ही जा रहा है, यानी कि 3 गुणे 4 को तो आप लिख सकते हैं 2 गुणा 2। तो इस प्रकार से खंड हुआ ना, यानी कि इतना छोटा खंड जिसका दोबारा खंड ना हो उसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो इस प्रकार से यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा 3 गुणे 4 का हमने लिख लिया 2 गुणा 2। इसी प्रकार से यहाँ पर 6 है तो आप 6 को लिख सकते हैं, यानी कि 3 गुणा 2 और ये वाला 2 अपने स्थान पे। ये आपका कहेगा अभाज्य गुणनखंड, लेकिन ये वाला अभाज्य गुणनखंड नहीं कहा था, क्योंकि इसका अभी भी गुणनखंड हो रहा था। तो इस प्रकार से उम्मीद है कि आप अभाज्य गुणनखंड का मतलब समझ चुके होंगे। अब दोस्तों यहाँ पर लिखा है कि 140 का अभाज्य गुणनखंड बताइए। दोस्तों ये आपको क्लास 4-5 में ही आता होगा, क्योंकि आपने इस प्रकार का बहुत सारा सवाल काटा होगा। यानी कि 140 लिखेंगे, इसे काटेंगे 2 से तो हो जाएगा 70, फिर काटेंगे 2 से हो जाएगा 35, फिर काटेंगे 5 से हो जाएगा 7, फिर काटेंगे 7 से हो जाएगा 1। ये वाला हो गया अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि अब ये वाला नहीं टूटेगा किसी संख्या में। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे 140 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। यही हम लोग का आंसर हो गया, यानी कि अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गया। तो इसी प्रकार से आप सबको काट करके इसी प्रकार से लिख देंगे। दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा और आप आसानी से हल कर पाएंगे। दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाने के कारण मैं पूरी सवाल को हल नहीं करूंगा, क्योंकि ये आप बहुत पहले ही जानते होंगे, क्योंकि आप क्लास 6, 7, 8 जितना आपने पढ़ा है वहाँ सब में आपने कहीं न कहीं अभाज्य गुणनखंड सीखा है। तो इस प्रकार से आप पहले सवाल को कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर सवाल नंबर 2 है। इसमें बोला है कि दोस्तों पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर जो युग्म है, यानी कि जो एक सवाल का जोड़ा है, इसका LCM और HCF ज्ञात करना है। और दोस्तों बोला है कि इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल LCM गुणे HCF के बराबर होता है। यानी कि सबसे पहले हम लोग को इन दोनों संख्याओं का HCF और LCM निकालना है, और बाद में सिद्ध करके ये दिखाना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल LCM और HCF गुणनफल के बराबर होता है। तो इस प्रकार से सबसे पहले तो आप 26 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, आपको पता है कि 13 और 2 होगा, क्योंकि 13 दूनी 26 होता है। अब दोस्तों 91 को लिख सकते हैं आप 1391, यानी कि 7 गुणा 13। अब दोस्तों HCF में क्या होता है कि HCF वो होता है जो कि दोनों संख्याओं में मिलेगा। तो यहाँ पे जो 13 है, 13 दोनों संख्याओं में मिल रहा है, तो इस प्रकार से इसका HCF हो जाएगा 13। और दोस्तों LCM ये होता है कि LCM जो मिलता है उसको भी लिखते हैं एक ठो, जो नहीं मिलता है उसको भी लिखते हैं। यानी कि ये वाला 2 नहीं मिल रहा है कहीं पे, इसको भी लिखेंगे। ये वाला 7 नहीं मिल रहा है, इसको भी लिखेंगे। और ये वाला 13 मिल रहा है, तो दोनों के बदले केवल एक ठो लिखेंगे। यानी कि जो मिलेगा उसको एक ठो, जो नहीं मिलेगा सबको लिखेंगे। तो इस प्रकार से 2 सत्ते 14, और यहाँ पे जब 14 गुणा करेगा 13 में तो आ जाएगा 182। अब दोस्तों हम लोग को HCF 13 और LCM 182 पता हो गया, तो सिद्ध करके ये दिखाना है। यानी कि आप लिखेंगे जांच। क्या लिखेंगे? जांच। हम लोग को जांच ये करना है कि 2 संख्याओं का गुणनफल, यानी कि आप लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणे HCF। दोस्तों यहाँ पर 2 संख्या कितना है, एक ठो 26 है और एक ठो है 91, और यहाँ पर जो LCM है 182 है और HCF है कितना, 13। अब दोस्तों अगर यहाँ पे 13 का गुणा कराएंगे 2 में तो हो जाएगा 13 दूनी 26 के 6 हासिल 2, और यहाँ पे 13 × 104
और 2 106 हासिल 10, 13 कम 13 10 दोस्तों 23। इस प्रकार से आ जाएगा 2366। अब दोस्तों अगर आप यहाँ पे 26 का गुणा कराएंगे 91 में तो यहाँ पर भी आएगा 2366। आप गुणा करा कर देख लीजिएगा, हमने पहले ही करा चुका था, तो इस प्रकार से आप सिद्ध करके दिखा देंगे। अब दोस्तों इसी प्रकार से आप इन दोनों सवालों को भी करके दिखा दीजिएगा, यानी कि सबसे पहले आप एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ निकालेंगे, बाद में इन दोनों संख्याओं का गुणनफल मासा और लासा के गुणनफल के बराबर आना चाहिए, आपका सिद्ध हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों अब करते हैं सवाल नंबर तीसरा। दोस्तों सवाल नंबर तीसरे को भी आप आसानी से कर लेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर एक ठो सवाल आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। दोस्तों एचसीएफ और एलसीएम निकालने का तरीका हमने आपको पहले ही बता दिया है। दोस्तों क्या करना होता है, सबसे पहले करना होता है अभाज्य गुणनखंड, यानी कि 12 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3, क्योंकि 2 दूनी 4 3 12, और यहाँ पे 15 को लिख सकते हैं 3 गुणा 5, और दोस्तों 21 को लिख सकते हैं 3 गुणा 7। एलसीएम में क्या होगा कि एलसीएम में ये देखना होता है, एलसीएम ये देखना होता है कि जो सब में मिलता है उसको भी लिखते हैं एक ठो, जो नहीं मिलता है उसको भी लिखते हैं एक ठो। यानी कि ये वाला नहीं मिल रहा है, ये दोनों लिख लेंगे, यानी 2 दूनी 4 लिख लेंगे। दोस्तों ये जो 3 है, 3 सब में मिल रहा है, तो तीनों के बदले एक ठो 3 लिखेंगे। और दोस्तों ये वाला 5 नहीं मिल रहा है, ये वाला 7 नहीं मिल रहा है, ये सबको लिख लेंगे। कितना हो जाएगा, 4 3 12, 12 5 60, और 60 7 420। ये हो गया हम लोग का एलसीएम। और एचसीएफ में क्या होता है कि एचसीएफ में जो तीनों मिलेगा वही होता है। तो यहाँ पर तीनों में क्या मिल रहा है, तीनों में 3 मिल रहा था, तो एचसीएफ हम लोग का 3 हो गया। अब दोस्तों ये हम लोग का आंसर हो गया। इसी प्रकार से आप सवाल नंबर दूसरे को और तीसरे को कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो 17 का खंड 1 और 17 होता है, क्योंकि 17 का 17 होता है। यहाँ पर अगर 23 करेंगे तो 23 से कम 23 होगा, क्योंकि 23 किसी से नहीं कटता है। और यहाँ पे जो 29 है, 29 का भी 29 से कम 29 से होगा। दोस्तों जो एलसीएम होगा, एलसीएम में क्या होगा, 13 गुणे 23 गुणे 29 जो भी होगा आप पूरा कराएंगे गुणा, क्योंकि एलसीएम में क्या जो नहीं मिलता है उसको भी गुणा कराते हैं। तो इस प्रकार से आप 17 का 27 में कराएंगे, जितना आएगा फिर कराएंगे उसका 29 में, जितना आएगा वो आपका एलसीएम हो जाएगा। और दोस्तों एचसीएफ क्या होगा कि एचसीएफ ने बोला था कि जो तीनों मिलता है वही आपका एचसीएफ होता है। तो यहाँ पर तीनों में 1 मिल रहा है, तो इसका एचसीएफ 1 हो जाएगा। यानी कि आपको ध्यान ये रखना है कि जिस संख्या में कुछ भी चीज़ न मिलता हो उसका एचसीएफ 1 होता है, क्योंकि सभी गुणा में 1 छुपा होता है। तो इस प्रकार से उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों हल करते हैं अगला सवाल, यानी कि अगला सवाल भी एकदम आसान है। दोस्तों यहाँ पर लिखा है कि 2 संख्याओं का एचसीएफ 9 है, यानी कि यहाँ पर 2 संख्या दिया हुआ है और लिखा है एचसीएफ। तो कहने का मतलब यह है कि 2 संख्याओं का एचसीएफ 9 है, तो इसी संख्या का एलसीएम ज्ञात कीजिए। दोस्तों जैसा कि हमने आपको पीछे बताया कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है लासा गुणे मासा के बराबर होता है, यानी कि दोनों संख्या, यानी कि संख्या 1 को मैं बोलता हूँ नंबर 1 और संख्या 2 को बोलता हूँ नंबर 2, और यहाँ पे एलसीएम गुणा एचसीएफ। अब दोस्तों इसमें क्या होगा कि पहला संख्या है 306, दूसरा संख्या है 657 बराबर। दोस्तों एलसीएम नहीं पता है, आप लिख लेंगे एलसीएम, और एचसीएफ पता है 9। दोस्तों यहाँ पर जो 9 है गुणा में है, अगर आप इसको लाएंगे इधर तो हो जाएगा बट्टा में। आप यहाँ पे काट के नहीं लाएंगे, आप अगले वाला लाइन लिखिएगा, लेकिन मैं यहाँ पे जगह कमी की वजह से लिख लेता हूँ। यानी कि अब यहाँ पे आप काट पीट के आंसर ले आएंगे तो क्या होगा, 3 से काटेंगे तो 3 3 की 9, 3 दूनी 6, और यहाँ पे 3 एकम 3, 3 9 27। अब दोस्तों ये वाला 3 से ये वाला भी कट जाएगा, 3 एकम 3 0, 3 दूना 6। तो इस प्रकार से कितना हो गया, 102 गुणा 219 हो गया। इसका आप गुणा कर लीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि अब आप इस सब को आसानी से हल करना सीख गए होंगे। अब दोस्तों हल करते हैं अगले सवाल को। अब दोस्तों
हम लोग हल करेंगे सवाल नंबर 5वां। यहाँ पर सवाल नंबर 5वां है, बोला है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 के घातीय अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। दोस्तों कहने का मतलब यह है कि ये बोला है कि 6 के घातीय n करने पर जो संख्या आएगा कभी भी 0 पर समाप्त हो सकती है। अब दोस्तों जो n का मान है प्राकृत संख्या है, कहने का मतलब 1 2 3 4 5 कुछ भी डैश 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 हो सकता है। तो सवाल कहने का मतलब यह है कि अगर आप 6 की घात में कुछ भी संख्या रखते हैं तो जो हल करने पर आएगा कभी भी उसका समाप्ति अंक 0 हो सकता है। अब दोस्तों इसका रूल ये होता है कि अगर संख्या 2 गुणे 5 की घात में n के रूप में होगा तब इसका समाप्ति वाला अंक 0 होगा। अगर संख्या 2 गुणे 5 की घातीय n के रूप में नहीं होगा तो उसका समाप्ति अंक 0 का नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे कि हम जानते हैं कि यदि संख्या 2 गुणे 5 की घात में n के रूप में होता है तो 0 पर समाप्त होता है, लेकिन 6 के घातीय n 2 गुणे 3 के घातीय n के प्रकार का संख्या है जो 0 पर समाप्त नहीं होगा। दोस्तों सबसे जो मूल मंत्र है ये है कि अगर कोई भी संख्या 2 गुणे 5 घातीय n के रूप में होगा तभी उसका समाप्ति अंक 0 आएगा। लेकिन यहाँ पर जो 6 है, 6 की घातीय n है, तो आप लिख सकते हैं 6 को 2 गुणा 3 लिख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर 2 गुणा 3 है तो इसका समाप्ति वाला अंक 0 नहीं हो सकता है। अगर यहाँ पे 2 गुणा 5 होता तो हो जाता। तो इस प्रकार से आप लिख देंगे, आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आ गया होगा। अब करते हैं अगला सवाल। दोस्तों अब करेंगे हम सवाल नंबर 6वां। यहाँ बोला है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं, क्यों हैं? यानी कि आपको ये बताना है कि ये वाला संख्या और ये वाला संख्या भाज्य है लेकिन क्यों है, आपको ये बताना है। अब दोस्तों भाज्य का मतलब होता है कि वे संख्या जिसका गुणनखंड 2 या 2 से अधिक हो, और अभाज्य का मतलब होता है कि वे संख्या जिसका गुणनखंड केवल 2 ही हो, उसमें केवल 1 होता है और एक स्वयं होता है। मान लीजिए 17 है तो 17 क्या है कि 17 गुणनखंड 1 और 17 ही हो सकता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता है। तो ये वाला अभाज्य होता है। लेकिन भाज्य का मतलब होता है कि वे संख्या जिसका गुणनखंड 2 या 2 से अधिक हो। यानी कि अगर मान लीजिए 21 है तो क्या होगा, इसका गुणा 3 गुणे 7 गुणे आप 1 लिख सकते हैं। यानी क्या है, ये 3 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा। तो इस प्रकार से ये वाला हो गया भाज्य संख्या। अब दोस्तों इसी बात को हम लोग सिद्ध करेंगे, यानी कि पहला सिद्ध करेंगे 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। दोस्तों यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर इधर भी 13 है और प्लस के इस साइड भी 13 है, तो यहाँ पर हम लोग 13 का कामन लेंगे तो क्या होगा, 13 कामन लेंगे तो हो जाएगा दोस्तों 7 गुणे 11, यानी कि 11 सते 77 प्लस जब 13 कामन लेंगे तो 13 एकम 13 यानी कि 1 बचेगा। दोस्तों इस वाले 13 से भाग देते हैं, अगर आप 13 से भाग देंगे तो इसमें ये 13 खत्म हो जाएगा और 13 एकम 13 हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों हो जाएगा 13 और यहाँ पे 77 1 78। अब दोस्तों अगर कोई भी संख्या 13 गुणे 78 के रूप में है तो कहने का मतलब क्या है कि ये एक भाज्य संख्या है, क्योंकि 78 का अभी भी एक खंड हो रहा है। तो क्या होगा, 13 गुणे 78 है, 78 को आपको पता होगा
78 को आप लिख सकते हैं 2 गुणा यहाँ पर 3 गुणा 13, यानी कि इसका गुणनखंड कुछ इस प्रकार से इतना हो जा रहा है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। तो आप लिखेंगे लास्ट में, यानी कि इतना करने के बाद आप इस प्रकार से लिख के और लिख दीजिएगा कि इसका गुणनखंड 2 या 2 से अधिक है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। अब दोस्तों यहाँ पर भी आप सेम काम करेंगे, यानी कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इसका प्लस के इस साइड भी 5 है और इधर भी 5 है, तो आप यहाँ पे 5 कॉमन लेंगे और दोस्तों जितना 5 के अलावा बचेगा आप सबका गुणा कराएंगे और इधर बच जाएगा प्लस में 1। तो जिस प्रकार से हमने यहाँ पे 77 में 1 जोड़ा था, उसी प्रकार से आपका जितना आएगा उसमें आप 1 जोड़ेंगे और 1 जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा 5 गुणे और कुछ हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर 2 संख्या होगा, अगर इसका खंड नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, गुणा में 1 तो होबे करता है। तो इस प्रकार से इसका भी खंड कहीं न कहीं 2 ठे से अधिक हो गया। अगर किसी भी संख्या का गुणनखंड अगर 2 से अधिक होता है तो वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। तो इस प्रकार से आप लिख देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर जो अंतिम सवाल है, अंतिम सवाल में सवाल तो बहुत लंबा है, लेकिन वहाँ पे लिखा है कि 12 मिनट और 18 मिनट में वे पूर्ण चक्कर लगाते हैं, तो वे एक बार फिर कब मिलेंगे। तो वहाँ पे आप 12 और 18 का लसा निकालेंगे। आप जैसे ही लसा निकालेंगे आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से हम लोग का अभ्यास यानी प्रश्नावली 1.2 खत्म हुआ। अब करेंगे प्रश्नावली 1.3, जो कि बोला है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों यहाँ पर जो √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, इसके स्थान पे √3 या √7 कुछ इसी प्रकार का और भी संख्या दे सकता है। इसलिए अगर आप इस सवाल को देख लेंगे तो आप आसानी से इस प्रकार का सिद्ध करना सीख जाएंगे। दोस्तों यहाँ बोला है कि सिद्ध ये करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन दोस्तों जब हम लोग सिद्ध करते हैं तो इसके उल्टा मानते हैं, यानी कि आप मानेंगे कि माना √5 एक परिमेय संख्या है, यानी कि सिद्ध करना है अपरिमेय, लेकिन हम लोग इसको उल्टा मानेंगे कि परिमेय संख्या है। अब दोस्तों हमने बोला था कि अगर कोई संख्या परिमेय होता है तो उसको हम लोग अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि √5 बराबर a/b, यानी कि अगर ये परिमेय संख्या है तो a/b के रूप में होगा, यानी कि अंश और हर के रूप में होगा, जहाँ a और b एक पूर्णांक होगा। क्या होगा दोस्तों, a और b एक पूर्णांक होगा और HCF बराबर 1, यानी कि परिमेय संख्या का रूल होता है कि अंश और हर का HCF 1 होता है और अंश और हर दोनों ही पूर्णांक होते हैं। तो इस प्रकार से हमने मान लिया। अब दोस्तों आपको करना ये होता है कि आप यहाँ पर लिखेंगे कि दोनों पक्षों को वर्ग कराने पर। दोस्तों इसमें 2 स्टेप होता है, आप दोनों स्टेपों को याद रखेंगे तो आसानी से हल कर पाएंगे। यानी कि इसके बाद आप लिखेंगे दोनों पक्षों को वर्ग कराने पर। दोस्तों अगर आप दोनों पक्षों को वर्ग कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यानी कि जब √5 को वर्ग हुआ सिर्फ बचेगा 5, क्योंकि आपको पता है कि अगर किसी भी अंडर वाली संख्या को वर्ग कराते हैं तो उसका अंडर ख़त्म हो जाता है और यहाँ पे a का स्क्वायर बटे b का स्क्वायर हो जाएगा। अब दोस्तों इसका गुणा इधर करेंगे तो कुल मिला के हो जाएगा a² बराबर 5b²। इसको मानेंगे समीकरण 1। दोस्तों इतना करने के बाद आप लिखेंगे कि a², चूँकि a² 5 से विभाज्य है, तो a भी 5 से विभाज्य होगा। अब दोस्तों इतना लिखने के बाद, यानी कि
अब ऐसा हमने इसलिए लिखा है क्योंकि ये वाला 5 इधर गुणा में है, अगर आप इसको लाएंगे इधर हो जाएगा बट्टा में, और बट्टा में का मतलब ही होता है को विभाज्य है, यानी कि अगर 10/5 है तो कहने का मतलब ये है कि जो 10 है 5 से क्या है विभाज्य है। तो इसी बात को हमने यहाँ पे लिखा है कि a² यदि 5 से विभाज्य है तो a भी 5 से विभाज्य होगा, क्योंकि अगर 5 का स्क्वायर 25 होता है, अगर मान लीजिए 5 का स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो 5 भी तो 5 से विभाज्य होगा। तो इसी बात को हमने यहाँ पे लिखा है। दोस्तों इस प्रकार से पहला स्टेप क्या होगा कि सबसे पहले आप इतना मानेंगे, दोनों पक्षों को वर्क कराएंगे, यहाँ पर a² बराबर 5b² आ गया, तो आप लिखेंगे यहाँ पे कि चूँकि a² 5 से विभाज्य है तो a भी 5 से विभाज्य होगा। अब दोस्तों आप लिखेंगे पुनः क्या लिखेंगे दोस्तों, पुनः लिखेंगे, यानी कि a बराबर 3r, यानी कि इस स्टेप को आप याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पर 5 है तो आप यहाँ 5 मानेंगे, यानी कि a बराबर 5r। अब दोस्तों फिर से लिखेंगे कि दोनों पक्षों को वर्ग कराने पर, अगर आप वर्ग कराएंगे तो कितना हो जाएगा, a का वर्ग हो जाएगा a² और 5r का वर्ग हो जाएगा 5 × 5 = 25 r²। अब दोस्तों यहाँ पर आपको a² का मान पता है 5b², तो आप यहाँ पे a² का स्थान पे 5b² रख देंगे। अब दोस्तों बराबर हो जाएगा 25 r²। अब दोस्तों यहाँ पर b² बराबर हो जाएगा 25 r²। दोस्तों ये वाला 5 इधर है गुणा में, अगर आप इसको लाएंगे इधर तो हो जाएगा भाग में, यानी कि 5 × 5 = 25, यानी कि b² बराबर हो जाएगा 5r²। अब दोस्तों इसको मानेंगे समीकरण दूसरा। दोस्तों यहाँ पर भी आप सेम बात लिखेंगे कि चूँकि b² 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है तो b भी 5 से विभाज्य होगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि a² भी, यानी कि a वाला भी 5 से विभाज्य है और b वाला भी 5 से विभाज्य है। अब दोस्तों अगर मान लीजिए आपके पास 2 ठो संख्या है, एक ठो मान लीजिए 25 है, एक ठो 15 है। अगर ये दोनों संख्याएं 5 से विभाज्य हैं, यानी कि ये वाला है 3 × 5 = 15, ये वाला है 5 × 5 = 25, तो इसका मौसा कितना होगा, इसका मौसा 5 होगा, क्योंकि अगर दोनों संख्याएं 5 से विभाज्य हैं, दोनों 5 मिलेगा आपको, अगर दोनों 5 मिलेगा तो इसका मौसा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप लिखेंगे कि यहाँ पर दोनों संख्याएं a और b 5 से विभाज्य है, तो HCF बराबर 5 होगा। अगर दोनों संख्याएं 5 से विभाज्य है तो कहने का मतलब कि इसका जो HCF होगा 5 होगा, ना कि 1 होगा। जैसा कि हमने माना था कि अगर ये परिमेय संख्या होगा तो इसका HCF 1 होगा, लेकिन यहाँ पर इसका HCF 5 आ गया। अब दोस्तों अगर इसका HCF 5 है तो ये परिमेय संख्या नहीं हुआ, अगर परिमेय संख्या नहीं हुआ तो क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसी बात को हम लिख देंगे कि अतः यह अवधारणा गलत है। अतः यह एक, यानी कि √5 एक अपरिमेय संख्या। दोस्तों थोड़ी लिखने में दिक्कत हो सकती है, लिखने में गलती हो सकती है, लेकिन जो बातें हैं आप बातों को पूरा ध्यान समझिएगा, क्योंकि आपको लगाना है, आप आसानी से हल कीजिएगा, सही बातों को समझ कर हल कीजिएगा। दोस्तों इस प्रकार से आप यहाँ पे लिखेंगे कि अतः यह अवधारणा गलत है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है।
दोस्तों इसी प्रकार से यहाँ पर और भी सवाल हैं, लेकिन मैं सभी सवालों को नहीं हल कर रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जा रही है। उम्मीद है कि अब आपने इतना समझ लिया है तो आगे भी आसानी से हल कर पाएंगे। अगर नहीं भी कर पाएंगे तो इस सवाल के लिए अगली एक फिर वीडियो आएगी जिसमें मैं केवल सिद्ध करने वाला ही बताऊंगा कि आप परिमेय संख्याओं को सिद्ध कैसे करते हैं। इसलिए अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेते हैं तो आप अगली वीडियो को भी आसानी से देख पाएंगे। अब दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। प्रश्नावली 1.4 की सवाल नंबर पहला को हल करेंगे। दोस्तों ये सवाल बहुत आसान है, लेकिन इसका जो रूल होता है इसको समझना सबसे आवश्यक बात है। दोस्तों सवाल में बोला है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है अथवा अशांत आवर्ती है। दोस्तों सबसे पहले शांत और अशांत में क्या अंतर होता है ये समझिए। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे भाग देता हूँ 10 में 4 से, कितना में 10 में 4 से, तो क्या होगा कि 4 दूनी 8, 2 शेष बचेगा, दशमलव करेंगे 20 हो जाएगा, 4 पच्चे 20। इसी प्रकार से अगर यहाँ पे 25 होता कितना होता 25 होता और इसमें भाग देता मैं 4 से तो क्या होता 4 छक 24 दशमलव 1 बच्चा होता हो जाता 10, 4 दूनी 8 और 4 पच्चे 20। इस प्रकार से यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे दशमलव के बाद में जो संख्याएं हैं पूरी कट जा रही है। अब दोस्तों अगर पूरी कट जा रही है तो इसको बोलेंगे शांत दशमलव संख्या, यानी कि ये पूरा कट के शांत हो गया। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो कि कभी भी शांत नहीं होते। मान लीजिए अगर मैं भाग दूं 10 में 3 से तो क्या होगा 3 3 9, 1 शेष बचेगा, दशमलव करेंगे फिर 10 हो जाएगा, 3 3 9, 1 शेष बचेगा, 10 करेंगे। दोस्तों इसी प्रकार से 3 3 3 3 अगर आप पूरी ज़िंदगी काटेंगे तब भी ये पूरा ख़त्म नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये कभी भी शांत नहीं हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं अशांत आवर्ती या अनावसानी आवर्ती। तो इस प्रकार से शांत और अशांत में अंतर हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर मेन बात यह है कि हम लोग इसको बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए कैसे बताएंगे कि इसका जो दशमलव प्रसार है शांत है कि अशांत है। दोस्तों इसका रूल ये होता है कि अगर किसी भी संख्याओं के जो हर का गुणनखंड होगा अगर 2 के घाते यम और 5 के घाते n के रूप का होगा तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा ये शांत होगा। क्या होगा शांत होगा। यानी कि आपको ये ध्यान देना है कि किसी परिमेय संख्या का अगर हर का गुणनखंड 2 के घाते यम गुणे 5 के घाते n के रूप में होता है तो क्या हो दोस्तों उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। तो इसी प्रकार से हम लोग हल करना सीखेंगे। अब दोस्तों मान लीजिए अगर किसी का केवल अगर 5 के घाते ही n है तो क्या होगा ये वाला शांत नहीं होगा, ये वाला भी शांत होगा। मैं आपको समझाऊंगा क्यों होता है। अगर किसी संख्या के 2 के घाते केवल n है तब भी शांत होगा। अब दोस्तों इसके पीछे का रीज़न क्या होता है मैं आपको समझा रहा हूँ। कहने का मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर मान लीजिए 2 के घाते 5 है और 5 के घाते भी 5 है तो आप लोग पढ़े होंगे कि अगर यम के घाते n गुणे n के घाते n, ये आपको क्लास 7 में पढ़ाया गया होगा। अगर ऐसा होता है तो हम लोग यम और n का गुणा करके और ऊपर वाला सेम एक ठो लिखते हैं। यानी कि अगर 2 संख्या गुणा में होती है और दोनों का घात सेम होता है तो हम लोग नीचे वाले यानी कि आधार का गुणा करा लेते हैं और ऊपर के बदले केवल एक ठो लिखते हैं। ये रूल आपको पता होगा। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर हो गया 10 के घाते 5। अब दोस्तों एक बात आपको और पता होगा कि 10 के घाते 5 का मतलब होता है कि 1 पर 5 जीरो, इस प्रकार से। अब दोस्तों ये हो गया एक बात। दूसरी बात ये एक और होता है कि अगर मान लीजिए संख्या है
यहाँ पे 85, क्या है 85। अगर 85 के बट्टा 10 है तो आप जानते हैं कि भाग देने पर क्या होता है कि दशमलव बाएं तरफ जाता है, यानी कि अगर 1 पर 1 जीरो है तो एक अंक बाएं तरफ दशमलव लगा देंगे, यानी कि गिनेंगे इधर से तो एक अंक गिन के यहाँ लगाएंगे दशमलव, यानी कि इसका आंसर होता है 8.5। अगर यहाँ पे 2 जीरो होता तो हम लोग यहाँ से 2 अंक गिन करके दशमलव लगाते बाएं तरफ, 1 2, तो यहाँ पर लग जाएगा दशमलव, कुल मिलाकर हो जाता 0, यानी कि 8.5। इस प्रकार से इसका कहने का मतलब यह है कि अगर किसी भी संख्या के नीचे यानी कि हर में 1 पर कितना भी जीरो हो तो वाला संख्या शांत होता है, क्योंकि इसमें पता है कि आपको बाएं तरफ गिन के उतना ही अंक बाद दशमलव लगा देना है। तो इस प्रकार से एक बात तो पता हो गया कि अगर किसी भी संख्या के हर में अगर 1 पर कितना भी जीरो हो तो वो वाला संख्या क्या होता है दोस्तों, शांत होता है। तो अब यहाँ पे हमने इसलिए लिखा है शांत, क्योंकि अगर मान लीजिए ऊपर है मान लीजिए 3 4 2 6 और नीचे है 2 के घाते 4, क्या दोस्तों 2 के घाते 4 है। अगर ये वाला है तो एक काम आप ये कर सकते हैं कि आप 5 घाते 4 से ऊपर गुणा कर लीजिए और उतना ही से हमने यहाँ पे नीचे करा लिया, यानी कि 5 घाते 4 से नीचे भी और 5 घाते 4 से ऊपर भी करा लिया हमने। अब दोस्तों अगर आप ऊपर नीचे दोनों कराएंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो इस प्रकार से ऊपर चाहे जितना बड़ा संख्या हो गया कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लीजिए 3 4 5 6 7 8 9 बहुत बड़ा संख्या होगा ऊपर, लेकिन नीचे क्या हो गया, आपको नीचे पता है कि यहाँ पर दोनों घात सेम है तो ऊपर लिखेंगे सिर्फ एक ठो और नीचे कराएंगे गुणा, यानी कि 5 दूनी 10। अब दोस्तों इसका कहने का मतलब ये हो गया कि 10 घात 4 है, यानी कि नीचे क्या हो गया 10 पर यानी कि 1 पर 4 जीरो हो जाएगा। अब दोस्तों अगर 1 पर कितना भी जीरो हो तो ये वाला शांत होता है, क्योंकि अब पता है कि 1 2 3 4 अंक गिन के हमको दशमलव लगा ही देना है, तो ये हो जाएगा शांत। तो इस प्रकार से यही नियम के कारण ये वाला शांत होता है, यानी कि अगर किसी के हर के नीचे अगर 2 के घाते m गुणे 5 के घाते n के रूप में होगा तो क्या होगा दोस्तों, शांत होगा। अगर केवल 5 के घात में भी होगा तब भी शांत होगा, अगर केवल 2 के घात में भी होगा तब भी शांत होगा। यानी कि यहाँ पहला सवाल है दोस्तों 13/3125। अब दोस्तों आपको पता है कि यहाँ पर ऊपर 13 है और नीचे है 3125। अब दोस्तों जो 3125 से गुणनखंड होता है क्या होता है, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 4 बार होता है। तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं 5 के घाते 4, यानी कि जो 5 के घाते 4 है 5 के घाते n के रूप में है, तो ये वाला हो जाएगा दोस्तों शांत। क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। इसी प्रकार से इसको देखेंगे 17/8 को। दोस्तों ऊपर 17 है नीचे है 8, 8 क्या होता है 2 गुणा 2 गुणा 2 होता है, यानी कि 2 के घाते 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 के घाते 3। अब दोस्तों ये वाला संख्या इस प्रकार का है तो ये वाला भी शांत हो जाएगा। इसी प्रकार से देखेंगे 64/455 को, तो यहाँ पर ऊपर है 64 और नीचे है 455। दोस्तों अगर आप 455 गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, काटेंगे 5 से, दोस्तों जाएगा 5 9 45 और यहाँ पे 1। अब दोस्तों काटेंगे 7 से तो जाएगा 1391, यानी कि 13 से काटेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पर हो गया 5 गुणा 7 गुणा 13, यानी कि ये वाला किसी प्रकार में नहीं आया, तो इसलिए ये वाला हो जाएगा अशांत आवर्ती। क्या है दोस्तों, अशांत आवर्ती, या तो आप इसको लिख सकते हैं अनवसानी आवर्ती। तो इस प्रकार से ये आपका हो जाएगा आंसर। दोस्तों इसी प्रकार से आप सबका करा लेंगे। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसका गुणनखंड करेंगे तो इसका गुणनखंड 2 के घाते कुछ आ जाएगा, यानी कि ये वाला शांत हो जाएगा। अब दोस्तों अगर आप इसके हर का गुणनखंड करेंगे तो ये पता है कि ये होता है 7 के घाते 3 का, यानी कि ये वाला ना ही 2 घाते n का है और ना ही 5 घाते n का है और ना ही 2 घाते n और 5 घाते
यम के रूप का है, यानी कि तीनों में से किसी के रूप का नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप इसको देखेंगे तो ये वाला 2 के घाते यम और 5 घाते यन के रूप का है, तो ये वाला शांत हो जाएगा। अब दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर 2 के घाते यम और 5 घाते यन का रूप का तो है, लेकिन इसमें एक तो 7 बेसी हो गया है, तो ये वाला अशांत हो जाएगा। यानी कि केवल अगर 2 और 5 वाला होता तो ये शांत होता, लेकिन अगर उसके अलावा और कुछ रहेगा तो ये वाला अशांत हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर 6/15 है। अब दोस्तों कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि वहाँ पे आप जल्दबाजी मत कीजिएगा, नहीं तो गलती कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर 6/15 है, तो ये वाला 3 से दोनों कट रहा है, यानी कि 3 दूनी 6, 3 पचे 15, तो यहाँ पे 2/5 है। अब दोस्तों 5 है तो 5 घाते 1 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर 5 है तो 5 घाते 1 लिखेंगे तो 5 होता है। अब दोस्तों 5 घाते 1 है तो कहने का मतलब 5 घाते यन के रूप का है, तो ये वाला भी शांत हो जाएगा, यानी कि शांत हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पे देखिए 50 है, क्या है, बट्टा में 50 है। अब दोस्तों ये वाला 5 से ऊपर नीचे कट रहा है तो काट लीजिए, यानी 5 से 35, 5 10 में 50, यानी कि दोस्तों 7/10 है। और दोस्तों आप 10 को लिख सकते हैं, यानी कि 0.7 हो जाएगा भाग देने पर, और या तो आप ऐसा भी लिख सकते थे कि 7/2 गुणे 5, तो ये वाला 2 घाते 1 और 5 घाते 1 हो जा रहा था, तो इस प्रकार से ये वाला भी शांति होगा। और यहाँ पे आप सीधा ध्यान दीजिएगा, अगर किसी के भी बट्टा में 10, 100, 1000 यानी 1 पर कितना भी जीरो हो तो वाला शांत ही होता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको समझाया है। अब दोस्तों यहाँ पे लास्ट है 77/210। दोस्तों इसमें क्या करना है, यहाँ पे आपको पता है कि ये वाला 7 से कट जाएगा तो कितना होगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 3 21 और 0, यानी कि 11/30 हो गया। अब दोस्तों अगर आप कुछ और लिख सकते हैं तो ये लिख सकते हैं कि 11/10 गुणे 3। अब दोस्तों एक बात तो होगा कि 11/10 को आप लिख सकते हैं 2 गुणा 5, यानी कि 2 के घाते 1 और 5 घाते 1 हो गया, लेकिन यहाँ पर जो 3 है इसी की वजह से ये वाला हो जाएगा अशांत आवर्ती। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही विस्तार से और बहुत ही आराम से इस सवाल को सीख चुके होंगे। अब दोस्तों इस प्रकार से हम लोग प्रश्नावली 1.4 के सवाल नंबर पहला को हल कर लिए हैं। अब करेंगे हम लोग सवाल नंबर दूसरा को, यानी कि सवाल नंबर दूसरा बहुत आसान है। दोस्तों उम्मीद है कि आपने इसको पूरे को ध्यान से समझा होगा। अब करते हैं सवाल नंबर दूसरा को। दोस्तों अब करेंगे हम लोग प्रश्नावली 1.4 के सवाल नंबर दूसरा को, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों यहाँ पर सवाल है, लिखा गया है कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। यानी कि जैसा कि हमने समझाया था, जो शांत हुआ था उसी संख्याओं को यहाँ पर लिख देना है। ये आप खुद से कर पाएंगे, क्योंकि हमने बताया था जो संख्याएं शांत हुई थी आप उस संख्या को यहाँ पे लिख देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर अगला सवाल है, बोला है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि परिमेय संख्या है और P/Q के रूप का है तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये वाला संख्या चाहे जितना बड़ा हो, लेकिन कहीं न कहीं शांत हो चुका है। यानी कि अगर शांत हो चुका है तो इसके हर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो कहने का मतलब ये हमको समझा रहा है कि इसके हर में 1 पर 9 जीरो होगा। अगर 1 पर 9 जीरो होगा तो 9 अंक दशमलव, यानी कि हमने यहाँ पे 9 अंक गिन करके दशमलव लगा दिया होगा। अब दोस्तों इसका मतलब ये है कि अगर 1 पर 9 अंक होगा, यानी कि 9 जीरो होगा हर में इसका, तो क्या होगा, जो संख्या होगा हर में, तो यानी कि जो Q का संख्या होगा वो क्या होगा, 2 के घाते m गुणे 5 घाते n के रूप का होगा। यानी कि अगर इसके रूप का होगा तभी तो 1 के घाते 9 जीरो आया होगा। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि Q का संख्या 2 के घाते m गुणे 5 घाते n के रूप का होगा।
अब दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर 0.12012012001200 यानी कि यहाँ पे संख्याएं लगातार बढ़ती जा रही है, यानी कोई भी संख्या लगातार यहाँ पे दोहरा नहीं रहा है। यानी कि यहाँ देखिए 120 है, तो यहाँ पर भी अगर 120 से होता तो मानते कि भाई संख्या दोहरा रहा है, लेकिन यहाँ दोहरा नहीं रहा है। यानी कि हर बार नया संख्या आते जा रहा है और यहाँ पे कभी भी ख़त्म नहीं हो रहा है, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। अब दोस्तों अपरिमेय संख्या है तो इसको आप क्या कर सकते हैं कि जो इसका हर होगा क्या होगा, 2 के घाते m गुणे 2 के घाते n के रूप का नहीं होगा। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो अगली संख्या है 43.12345678 9 है और इसके ऊपर ऐसा लगा हुआ है। दोस्तों अगर किसी भी संख्या के ऊपर ऐसा लग जाए तो इसका मतलब ये होता है कि इसके बाद का जो अंक आएगा यही संख्या बार बार आएगा। यानी कि जैसा कि हमने 10 में भाग दिया 3 से, तो 3.333 बहुत बड़ा था ना, तो क्या करते हैं कि आप 3.3 के ऊपर ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि इसके बाद वाला संख्या भी यही आएगा, इस प्रकार से। अब दोस्तों अगर इस पूरे पर ऐसा है तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप भाग दिया जाएगा तो इसके बाद आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक मिलेगा, फिर 9 तक बाद फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक मिलेगा, यानी कि 9 तक दोहराते जाएगा। तो हमने जहाँ बताया था परिमेय संख्या के बारे में, तो वहाँ पर हमने बोला था कि दशमलव के बाद में तो पूरा कट जाए तो होता है परिमेय संख्या, या तो किसी संख्या का बार बार रिपीट हो तो वो भी परिमेय संख्या होता है। तो इस प्रकार से ये वाला संख्या भी परिमेय संख्या होगा। अब दोस्तों आप लिखेंगे परिमेय संख्या होगा और यहाँ पे आप लिखेंगे कि 2 गुणे 5 के अलावा कोई एक और संख्या होगा, कोई एक और संख्या होगा। इस प्रकार से आप लिख देंगे, ये आपका हो जाएगा आंसर। दोस्तों इस प्रकार से हम लोग का एक पार्ट ख़त्म हो चुका है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे तरीक़ों से समझ गए होंगे। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियो आगे भी मिलती रहे। सो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।